हेलो गाइस। और ओके, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया हो रहे, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टैक्स का लेक्चर। तो अभी तक हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ चुके हैं हम लोग, और बेसिस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स की हिस्ट्री है ना, वो भी पढ़ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा वहाँ से बनेगा पार्ट नंबर ए से। आज मैं उठाने वाला हूँ पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में आपके दो क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो आपको पता टैक्स में ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल तो चलो कवर नहीं हो पाएंगी, बट ये है कि हम लोग थ्योरेटिकल मोस्टली कवर करके हुए चलेंगे। या तो तुम लोग पार्ट डी में से दो क्वेश्चन उठा लेना, या फिर पार्ट नंबर ए में से दो क्वेश्चन उठा लेना। तो जहाँ से तुम्हें बेटर लगेगा वहाँ से उठा लेना, क्योंकि टैक्स जर्नली क्या होता रहता है बेटा, उसका जो पैटर्न है ना टैक्स का, वो क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा। तो आज पार्ट नंबर डी पे चलते हैं, और दो क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ आज। ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे आज। तो पहला तो क्वेश्चन है कि टीडीएस के बारे में एक शॉर्ट नोट बहुत ही बार बेटा एग्जाम में आता है कि टीडीएस के बारे में लिखो, टीडीएस के बारे में एक शॉर्ट नोट ड्राफ्ट करके दो। तो आपकी जो बुक में ना, वो टीडीएस इतना कुछ खास लिखा नहीं होता था, अच्छा अच्छा लिखा नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक समरी बना के दी है तुम लोगों को। इस समरी से मैंने पढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो इसी को तुम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ये ना हो कि तुम लोग इसी को उठा के लिख लो, मैंने मुझे फिर बोल दिया ये समरी है। ठीक है, ये समरी है, आप लोग बुक से पढ़ना या वहाँ से अपने नोट्स बनाना। ये समरी इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि टैक्स है, टीडीएस आखिर है क्या। ठीक है, तो टीडीएस देख लेंगे कि टीडीएस आखिर किस चीज़ से कवर अप हो रहा है। ठीक है, तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स। ओए बस शांति। टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टिंग एट अ सोर्स। ठीक है, तो टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? टैक्स डिडक्टिंग एट अ सोर्स। तो टीडीएस क्या होता है, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ तुम लोगों को कि टीडीएस इसलिए आया क्योंकि आपकी जो इनकम है, इनकम के ऊपर क्या लगता है बेटा? टैक्स लगता है। और जब भी एक स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है इनकम टैक्स एक्ट में बताया हुआ कि कौन कौन सा स्पेसिफाइड पर्सन है। तो अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी पर्सन को एक लिमिट से ज़्यादा पेमेंट करता है, वो भी लिमिट आपके टैक्स में बताई गई है कि अगर मैं आपको पेमेंट करता हूँ, तो पेमेंट करने से पहले मैं उसमें से आपका टैक्स काट के फिर आपको पेमेंट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 50,000 की पेमेंट करनी है, तो 50,000 की पेमेंट करने से पहले मैं उसमें से ऑलरेडी पहले टैक्स काट के फिर आपको पेमेंट दूंगा। तो मतलब आपके हाथ में जो इनकम आई है वो टैक्स फ्री इनकम आई है। क्यों? क्योंकि उसमें से पहले से टैक्स कट गया है, और वो टैक्स मैं लेके किसको जमा करवा दूंगा? आगे गवर्नमेंट को जाके जमा करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले से ही आपका काम मैंने कर देना। ठीक है, फिर बाद में उसका प्रोसेस क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस में एक स्पेसिफाइड पर्सन अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा किसी को भी पेमेंट करता है, तो उस पेमेंट को करने से पहले उसको उस पेमेंट में से टैक्स क्या कर देना? काट देना है, और काटने के बाद में क्या करना? जमा करवाना है। ठीक है, टैक्स काटना है, कुछ और नहीं। ठीक है, तो चलो टैक्स काटना आज टीडीएस। तो टीडीएस क्या करना है? एक स्पेसिफाइड पेमेंट है, स्पेसिफाइड पेमेंट को करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है? उसमें से कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को क्या करवा देना है? जमा करवा देना है। और जमा करवाने के बाद आप लोग फिर उसको एक सर्टिफिकेट इशू करके दोगे कि मैंने तेरा टैक्स काट दिया, कि कल को गवर्नमेंट को वो सर्टिफिकेट भी दिखा सके कि गवर्नमेंट मेरा इस इनकम के ऊपर टैक्स पहले से कट गया है, कि उसका पहले से कट गया है, क्या टैक्स कट गया है। चलो, तो सबसे पहली चीज़ आ रही है, इट इज़ अ सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट मतलब सीबीडीटी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लिख लेना कहीं पे सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैंने पहले भी बोला था बेटा, एक कॉपी साथ में लेके बैठा करो, अगर कोई नई चीज़ आती है तो मैं वहाँ पे बोल दूंगा और तुम लोग उसको लिखा करो। कहाँ गया रे? अच्छा, चलो। तो स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट आता है एक, उसका नाम क्या होता है बेटा? उसका नाम है सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है किसका? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। उसने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने क्या करा हुआ है? उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा कि अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड पेमेंट करता है किसी बंदे को एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा, तो तब उसको ये क्या करना है? उसका पहले से टैक्स काट कर जमा करवाना पड़ेगा। हाँ, तो उसको क्या करना है? तो छोड़ो उसको। ठीक है, तो उसको क्या करना है? एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, तो उसको ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा के दिया किसने? डिपार्टमेंट ने, कि उसको पहले से टीडीएस काटना है। टीडीएस डिडक्टेड एट अ सोर्स। टीडीएस क्या है? डिडक्टेड एट अ सोर्स। ठीक है, जब सोर्स मतलब सोर्स होगा तभी तो टीडीएस काटेंगे।
ठीक है, तो सोर्स होना चाहिए पहले काटने के लिए। तो बेटा ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, इस पर्सन का नाम रख लो कोई भी, ठीक है, इस पर्सन का नाम रख लो कोई भी। तो इसका नाम है, इसका नाम है शक्तिमान, ठीक है, इसका नाम है शक्तिमान, ठीक है। तो शक्तिमान ने पेमेंट कर रहा है, शक्तिमान पेमेंट कर रहा है भीम को। किसको पेमेंट कर रहा है? भीम को, छोटा भीम को। तो छोटा भीम को पेमेंट कर रहा है शक्तिमान। तो शक्तिमान ने जब पेमेंट करी तो एक स्पेसिफाइड पे कर रहा है वो, स्पेसिफाइड पेमेंट कर रहा है वो। या तो वो सैलरी हो सकती है, या वो कमीशन हो सकती है, या फिर वो प्रोफेशनल फीस होती है, या इंटरेस्ट, मतलब किसी भी तरीके से वो पेमेंट कर रहा है। और वो पेमेंट एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, वो पेमेंट एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है। तो ये जो आपका शक्तिमान है, ठीक है, ये जो शक्तिमान है, ये शक्तिमान क्या करेगा, इसके ऊपर पहले से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवा के देगा, ठीक है। तो या तो ये कंपनी हो सकती है, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है। अब पर्सन की डेफिनेशन हम लोगों को याद होनी चाहिए, तो वो कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, याद है ना? पर्सन इंक्लूड्स एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, हाँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, वो कंपनी हो सकती है या फिर कोई पर्सन हो सकता है। तो वो टीडीएस काट के किसको जमा करवाएगा? आगे गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। आगे बिफोर पेइंग फुल पेमेंट टू द रिसीवर, रिसीवर को पेमेंट करने से पहले, मतलब जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है यहाँ पे? भीम, छोटा भीम। तो छोटा भीम क्या है यहाँ पे? रिसीवर है। तो उसको पेमेंट करने से पहले वो क्या करेगा? यहाँ पे पेमेंट काट के देगा, ठीक है, किसको? गवर्नमेंट को। और डिडक्ट करेगा एक सर्टन परसेंटेज, एक परसेंटेज डिफाइन करी जाती है कि 10% काटना, 20% काटना, जितने भी परसेंट की होगी उतनी डिडक्शन तुम लोग करके फिर बाकी पेमेंट उसको सौंप दोगे। तो ये था टीडीएस का सिंपल सा मतलब। अब यहाँ पे एग्जांपल है, तुम लोग भी वहाँ पे एग्जांपल कोड करके आओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे इस पर्सन ने 50,000 की पेमेंट करनी है और टैक्स टीडीएस का रेट कितना है? 10% दिया है। तो ये 50,000 में से 10% टीडीएस काटेगा 5,000 का, और बाकी नेट पेमेंट कितनी करेगा? 45,000 की पेमेंट किसको कर देगा? रिसीवर को कर देगा, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग द टीडीएस। और 5,000 किसको जमा करवा देना है? अपनी जेब में नहीं रखना। ये ना हो कि तुम लोग पार्टी कर रहे हो 5 साल, ठीक है, 5,000 की, तो 5,000 किसको दे देना है? गवर्नमेंट को, क्योंकि इस पर किसका हक है? गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट ने ये क्यों बनाया हुआ है, ये सिस्टम क्यों बनाया हुआ है? ये सिस्टम इसलिए बनाया है बेटा क्योंकि आखिर टैक्स की चोरी ना हो सके। इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी को क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन बोलते हैं, ठीक है, टैक्स इवेजन बोलते हैं, टैक्स इवेजन, ठीक है। तो टैक्स इवेजन ना हो सके, ठीक है, चोरी ना हो सके टैक्स की, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम क्या करा हुआ बेटा? इंट्रोड्यूस करके दिया हुआ। सो इनकम, इनकम पे, इनकम पे, ठीक है, लिख दे। इनकम के बाद में टैक्स लगाने के बजाय पहले ही टीडीएस काट लिया जाता है। मतलब अगर मेरे हाथ में इनकम आएगी तो उसके बाद में मैं अपने इनकम पे टैक्स देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे हाथ में इनकम आने से पहले मेरे मेरे बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया गया है, किसको? गवर्नमेंट को, ताकि मैं कल को उस पेमेंट पर कोई भी तरीके की टैक्स इवेजन ना कर सकूं, ठीक है। तो व्हेन इनकम जनरेट, नॉर्मली जब इनकम जनरेट होगी, जब इनकम रिसीव होगी तब टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे इनकम जब जनरेट हो जाती है तभी टैक्स काट लिया जाता है, ठीक है। हाउएवर टीडीएस शैल नॉट अप्लाई टू ऑल पर्सन, सभी के ऊपर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ पर्सन है जो स्पेसिफाइड पर्सन गवर्नमेंट ने बताया, उन्हीं के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ये नहीं है कि हर किसी बंदे के ऊपर टीडीएस लग रहा है, ठीक है, नहीं। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन है जो गवर्नमेंट ने बताया, उन्हीं के ऊपर टीडीएस का प्रोविजन लगती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेट बताएंगे गवर्नमेंट ने, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट, जैसे पेमेंट कोई कर रहे हो, कोई कैटेगरी ऑफ रिसीट्स है, मतलब किसी को स्पेसिफिक रिसीट्स मिल रही है, और रेट्स, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। की कितनी पेमेंट के ऊपर लगेगा, किस रेट से लगेगा, और कौन कौन सी रिसीट्स है, जैसे सैलरी पे लगेगा या अदर रिसीट्स पे लगेगा या किस प्रोफेशनल फीस पे लगेगा, तो किस रेट से ऊपर, किस चीज़ के ऊपर पेमेंट के ऊपर लगेगा और कितनी अमाउंट के ऊपर लगेगा, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करके देगा? आपका इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में बताया जाता है कि आखिर की क्या, कितने रेट से, कितनी अमाउंट पे और किस पर्सन के ऊपर ये सारी चीज़ें लगेगी, ठीक है। जो बंदा काटता है उसको बोलते हैं डिडक्टर, और जिसका कटता है उसको बोलते हैं डिडक्टी, ठीक है। टैक्स की बात चल रही है बेटा, टीडीएस की बातें चल रही है, ठीक है। तो दो पार्टीज होती हैं, जो काटता है उसका वो क्या बोलते हैं? डिडक्टर बोलते हैं, और जिसका कटता है उसको क्या बोलते हैं? डिडक्टी बोलते हैं। अब तुम लोग क्या हो उसमें से मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो डिडक्टर और डिडक्टी दो पर्सन होते हैं। टीडीएस जिसका कटता है उसको बोलते हैं डिडक्टी, और जो टीडीएस काटता है डेट इज डिडक्टर। तो हमारे जो एग्जाम्पल थे उसमें शक्तिमान क्या बना? हमारा डिडक्टर, और जबकि भीम हमारा क्या बना? डिडक्टी, ठीक है। अब एक फॉर्म नंबर आप लोगों को याद करना है, अब एक फॉर्म नंबर आप लोगों को याद करना है, वो क्या है? वो 26AS। क्या है? 26AS। ये क्या है? ये फॉर्म नंबर है जो इनकम टैक्स सेक्टर में बताया गया। 26AS क्या है?
ये आपको इनकम टैक्स की साइड पे ई फाइलिंग नाम की एक साइट होती है इनकम टैक्स की, ठीक है। ई फाइलिंग की साइट पे जाके तुम्हें 26 AS का फॉर्म मिलेगा। अब मैं बता दूं इसमें क्या है। जैसे मैं डिडक्टर हूँ, तुम लोग डिडक्टिव हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अगर पेमेंट करनी है तो मैंने तुम्हारे बिहाफ पे एक टैक्स की अमाउंट काट के किसको जमा करवा देनी है, गवर्नमेंट को जमा करवा देनी है। और तुम्हारे हाथ में क्या दे दिया गया, एक सर्टिफिकेट दे दिया गया मेरी तरफ से कि मैंने तुम्हारा TDS काट दिया और गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, ताकि कल को अगर तुम गवर्नमेंट के पास जाओ तो गवर्नमेंट को प्रूफ दे सको कि मैंने इस इनकम के ऊपर पहले से टैक्स काटा चुका है। लेकिन तुम्हारी इनकम के ऊपर टैक्स कहाँ कहाँ कट गया, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें पेमेंट करी तो मैंने टैक्स काट दिया, कोई और बंदा तुम्हें पेमेंट करके क्या पता वो भी TDS काटेगा, ठीक है। कोई और पर्सन तुम्हें पेमेंट करेगा वो भी TDS काटेगा, ठीक है ना। तो तुम्हारी कहाँ कौन कौन सी इनकम के ऊपर TDS पहले से कट के आया हुआ है, ये गवर्नमेंट को पता होता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने तुम्हारी इनकम पर TDS काटा तो मैंने गवर्नमेंट को जमा करवाया होगा, किसी और पर्सन ने तुम्हारी TDS काटा होगा, उसने भी गवर्नमेंट को जमा करवाया होगा, तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि तुम्हारे नाम का TDS पहले से कट गया हुआ। तो एक फॉर्म 26 AS का वो गवर्नमेंट जनरेट करती है जो ई फाइलिंग की साइट पे होता है। और जब भी TDS करता है ना बेटा, तुम्हारे पैन नंबर के साथ से करता है, क्योंकि पैन नंबर उनके पास होता है, ठीक है। तो तुम्हारे 26 AS में जाके ना, जिस पर्सन का TDS कट रहा है वो 26 AS का एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते, मतलब तुम लोग 26 AS का क्या करोगे, फॉर्म डाउनलोड करोगे। और फॉर्म जैसे डाउनलोड करोगे तुम्हें पहले से पता लग जाएगा कि किस किस इनकम के ऊपर कितना कितना TDS तुम्हारा पहले से कट के वहाँ पे गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है। तो ये 26 AS का जो फॉर्म है ना, ये बहुत ही यूज़फुल होता है और हर एक बंदा पहले यही चेक करता है कि कहाँ कहाँ मेरा TDS कट चुका है, ठीक है। अ पर्सन कैन यूज दिस फॉर्म टू चेक और टू रिकॉर्ड ऑफ द TDS एट द रिसीवर इनकम, ठीक है। तो पर्सन यूज़ करता है इसको ये चेक करने के लिए कि उसकी जो जो रिसीवर है उसकी इनकम पर कहाँ कहाँ TDS कटा है, ठीक है। तो ये 26 AS का फॉर्म है, इसके बारे में काफ़ी कुछ तुम लोग लिख सकते हो, वहाँ पे मिल भी जाएगा तुम्हें। तो 26 AS इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेसिपेंट ऑल्सो रिसीव TDS सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया कि तुम लोगों को क्या मिलेगा, एक TDS सर्टिफिकेट मिलेगा डिडक्टर के द्वारा, ठीक है। और किस रेट से उन्होंने काटा है TDS उसके ऊपर लिखा होगा। नाउ TDS डिडक्टर सारा का सारा पैसा किसको जमा करवा देगा, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, वेरी गुड। और तुम्हें क्या मिलेगा, एक 26 AS का फॉर्म नंबर मिलेगा, ठीक है। जो कहाँ से मिलेगा तुम्हें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग की वेबसाइट है, वहाँ पर ये सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा 26 AS में, कि कितना TDS तुम्हारे किस रेट से किस इनकम के ऊपर कटा है और कब उन्होंने जमा करवाया, ठीक है। हर इंडिविजुअल का, हर डिडक्टी का, जिसका TDS कटा है उसका 26 AS का फॉर्म जनरेट होता है, ठीक है। डिडक्टी कैन ऑल्सो टेक रिफंड ऑफ सच टैक्स डिडक्टेड एट द सेम ईयर ऑफ द डिडक्शन। अब ये ध्यान से समझना, जिस पर्सन का TDS कटा है या तो वो गवर्नमेंट के पास में जाके अपना TDS वापस भी ले सकता है। सर कब ले सकता है बेटा, अगर तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है या फिर तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी बनती नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी इनकम के ऊपर जितना टैक्स लगता है ना वो जीरो आता है, मतलब तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है, जितनी भी तुम लोग इनकम कमा रहे हो तुम्हारे ऊपर टैक्स कितना लग रहा है, जीरो। लेकिन मैंने तुम्हारा TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, तो क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम लोग किसके पास जाओगे, गवर्नमेंट के पास। कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट सुनो, आप लोगों ने TDS काट के, इस बंदे ने मेरा TDS काट के जमा करवा दिया, जबकि मेरी तो लाइबिलिटी बनती नहीं है तुम्हें कोई भी पेमेंट करने की। तुम्हें बता दूं, अगर किसी पर्सन की 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है ना, रफली बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे कैलकुलेशन किसी और तरीके से रफली बता दूं, 5 लाख से जिसकी इनकम ज़्यादा उसको टैक्स लगता है 12,500 का, ठीक है। उसके ऊपर 4% का सेस लगता है, और मतलब 12,000 तक का तुम्हें, 12,500 का तुम्हें क्या देने पड़ता है, टैक्स देने पड़ता है, अगर 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है। लेकिन तुम्हारी इनकम अगर 5 लाख से कम है तो तुम्हें जीरो टैक्स पे करना है। क्या करना है, जीरो टैक्स पे करना है, क्योंकि 12,500 की तुम्हें रिबेट मिल जाती है, ठीक है। 87A में जाके तुम्हें रिबेट मिल जाती है। अब सर ये चीज़ क्या है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे समझना। 5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो TDS तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 लाख से कम इनकम है तुम्हें गवर्नमेंट को 0 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। अब तुम्हारी इनकम है लगा लो 4 लाख की, क्या तुम्हें गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना था, नहीं, जीरो। लेकिन मैंने तुम्हें जब पेमेंट करी तो मैंने तुम्हारा टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। अब तुम भाग के चले गए किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट सुनो, मेरी इनकम ही 4 लाख है, जब मैं तुम्हारी टैक्स स्लैब में ही नहीं आ रहा हूँ, मेरी इनकम के ऊपर टैक्स जो नील बन रहा है, इस पर्सन ने मेरा तुम्हारे पास जो TDS जमा करवाया है वो अब मेरे को क्या कर दो, वापस दे दो। तो तुम लोग जाके वहाँ से रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अब रिफंड देखते हैं कब रिफंड क्लेम होगा, अगर तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी तुम्हारे टैक्स डिडक्टेड से कम है, मतलब तुम्हारा टैक्स TDS तुम्हारा काट लिया गया और तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी कम बन रही थी, तो टैक्स रिटर्न भरते वक्त तुम उतनी डिडक्शन ले सकते हो, डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली रिफंड कैलकुलेट करने पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे जब तुम रिटर्न भरोगे। तो अगर तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है
ठीक है, उसमें से या तो टीडीएस माइनस करके तुम लोग उसको बोलते थे मेरे को बाकी रिफंड कर दो, ठीक है। या फिर तुम लोग ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हारी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती कि गवर्नमेंट को 0 पैसा पे करना है, तो फिर तुम लोग एक 15G का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, 15G का फुल करके, ठीक है, और सबमिट कर दोगे अपने बैंक में, और उनको बोलोगे कि मेरी सैलरी के ऊपर इतनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है और मेरे को रिफंड चाहिए। तो दो तरीके, या तो 15G फॉर्म भर लो, या फिर जब तुम लोग टैक्स अपना भरोगे, जब अपनी क्या करोगे रिटर्न भरोगे, उस टाइम भी अपना टैक्स का जो अपना रिटर्न है रिफंड है वो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन टीडीएस ओनली डिडक्टेड व्हेन। अब कब कब टीडीएस कटता है, अगर तुम्हारी टीडीएस तब कटेगा अगर तुम्हारी पेमेंट की वैल्यू एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, और अगर स्पेसिफाइड लिमिट से बिलो है तब टीडीएस तुम्हारा नहीं कटेगा। तो एक लिमिट से ज़्यादा है तो तब तुम्हारा टीडीएस कटेगा, और नहीं है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। अब वो सैलरी इनकम भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकती है, कोई प्रोफेशनल फीस भी हो सकती है, कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है, मतलब अलग अलग इनकम हो सकती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जैसी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस तरीके की इनकम के ऊपर आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा और वो लोग काटेंगे, ठीक है। हंस लो हंस लो हंस लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें बतानी है कि अगर तुम्हें बैंक से एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट की अमाउंट 10,000 से ऊपर है, क्या है, अगर तुम्हें बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट की अमाउंट 10,000 से ऊपर की है, तो तुम्हें उस इनकम के ऊपर टीडीएस कटवा के फिर ही इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर मेरे को 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक मेरे भी हाथ पे टीडीएस काटेगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ये लिमिट उन्होंने दी हुई है, और ये लिमिट जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा कि अभी रिसेंट कौन सी चल रही है। वैसे 10,000 की लिमिट है कि अगर 10,000 से ज़्यादा का तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से तो तुम्हारा टीडीएस कटेगा वहाँ पे जिस भी स्पेसिफाइड रेट से गवर्नमेंट ने बोला होगा उससे, ठीक है। जो भी बंदा टीडीएस काटता है उसके पास टैन होता है, जैसे तुम लोगों के पास पैन होता है ना, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, जो बंदा टीडीएस काटता है उसके पास टैन होता है, टैक्स डिडक्टिंग अकाउंट नंबर, ठीक है। उसको 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब क्या कि उसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और उसमें न्यूमेरिकल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, और लास्ट में एक अल्फ़ाबेट और अटैच होता है। तो इस तरीके का कुछ नंबर होगा, ठीक है, पहले 4 अल्फ़ाबेट होंगे, फिर 5 नंबर्स होंगे और एक लास्ट में फिर से अल्फ़ाबेट लिखा होता है। तो इस तरीके का टैन नंबर उनके पास होता है जो बंदा तुम्हारा टीडीएस काटता है, ठीक है। डिडक्टर को टैन लेना पड़ता है, डिडक्टर मतलब जो बंदा टीडीएस काटेगा उसको टैन लेना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन 203A में इनकम टैक्स एक्ट में उसे टैन मिल जाता है, ठीक है। टैन मैंडेटरी है, जो भी पर्सन काटेगा टीडीएस उसको मैंडेटरी टैन लेना ज़रूरी है, विदाउट टैन कोई भी पर्सन टीडीएस नहीं काट सकता। और प्रोसीजर क्या है 49B में तुम लोग टैन को जनरेट करवा सकते हो, 49A में तुम लोग पैन को जनरेट करवाते हो। जैसे किसी बंदे ने पैन लेना है तो वो 49A में अप्लाई करता है, जैसे ने टैन लेना है वो 49B में अप्लाई करता है, ठीक है भाई। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा टीडीएस का, कि आखिर टीडीएस क्या होता है, कौन काटता है, कब काटता है, किसकी इनकम के ऊपर काटता है, ठीक है। तो बस कटना है, कटाना है, बस यही करना है, ठीक है। चलो, तो ये एक क्वेश्चन था जो डी पार्ट में बहुत ही बार रिपीट होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, कि शॉर्ट नोट बना के लिखो, तो जितना बताया मैंने तुम लोगों को ये भी लिख दोगे तो काफ़ी हद तक तुम्हारा ये कवर हो जाएगा, ठीक है गाइस। होप सो समझ आया होगा आगे। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जिससे तुम्हारा पार्ट डी कंप्लीट करता हूँ मैं, कि एक डिडक्शंस का क्वेश्चन तुम्हें आएगा, ठीक है। किसका आएगा, डिडक्शंस का क्वेश्चन आएगा। तो डिडक्शंस भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं, तो एक बार डिडक्शंस देख लो। उसमें मेरे को पढ़ाने का कुछ नहीं है क्योंकि वो तो लिमिट्स हैं, तो वो तुम्हें याद करनी है, ठीक है। वो तुम्हें लिमिट्स हैं वो तुम्हें याद करनी है। तो इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, या तो टीडीएस में से वो आ जाएगा या तो तुम्हें डिडक्शन में से एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये किसी बच्चे की हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, ठीक है, तो कोई इसकी हैंड राइटिंग पे नहीं जाएगा। तुम्हें कंटेंट से मतलब है, तुम्हें कंटेंट मिल रहा है तो खुश हो जाओ, बस इतना ही, ठीक है। तो खूबसूरती से किसी इंसान ने अपने मोती पर होके लिखे हुए हैं, तो चलो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग अपनी बातें करेंगे कि हम लोग किसी बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हम 80C की डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। 80C का मतलब होता है कि बेटा आपकी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 80C से लेके 80U तक और आगे भी डिडक्शंस प्रोवाइड करवाएंगे, अलग अलग तरीके की डिडक्शंस है, ठीक है। तो वो क्या होती है, जब आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम में से आपकी उतनी डिडक्शन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और बाकी का आप इनकम टैक्स पे करते हो। जैसे मेरा टैक्स बन रहा है 2 लाख का, तो 2 लाख के टैक्स में से मेरे को जितनी डिडक्शन 80C से 80U में मिलेगी वो मैं ले लूँगा, और उसके बाद में अपनी बाकी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दूँगा। तो देखते हैं अब कौन कौन सी इनकम के ऊपर कैसा कैसा टैक्स है। जैसे ग्रोस टोटल इनकम है, जितनी भी मेरी टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम है,
उसमें से कंप्यूट किया जाता है पहले, सबसे पहले, ठीक है, उसको कंप्यूट किया जाता है पहले, फिर उसके बाद में से डिडक्शन ली जाती है। तो सबसे पहले मेरी ग्रोस टोटल इनकम आती है। अब सर ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है बेटा, लिख लो कहीं पे, 5 हेड की इनकम है, जितने आपके 5 हेड होते हैं, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और कैपिटल गेन। सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इन 5 हेड की इनकम को प्लस कर दोगे, उसमें से आप लोग सेट ऑफ लॉस जो है आपके माइनस कर दो, ठीक है, लॉसेस जो हैं उसको सेट ऑफ करके माइनस कर दो, और क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर दोगे तो तुम्हें ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी। तो ये ग्रोस टोटल इनकम जो है, इसमें तुम लोग क्या करते हो, इसमें से तुम्हें 80C की डिडक्शंस मिलती हैं, और डिडक्शंस 80C से लेके 80U तक कोई भी एसएससी ले सकता है, लेकिन वो एसएससी क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब है कि पर्सन होना चाहिए वो, ठीक है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। वो बंदा 80C से 80U तक की डिडक्शंस लेगा, ठीक है, और उस डिडक्शंस को क्या करवाएगा, डिडक्ट करेगा अपनी टोटल इनकम में से, बस इतनी चीज़ है, ठीक है। अब कौन कौन सी इनकम है जहाँ से डिडक्शंस नहीं मिलती, ठीक है, 80C की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, अगर तुम लोगों ने इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर करे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से, और कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम मतलब सट्टेबाजी, सट्टेबाजी, ठीक है, सट्टेबाजी से अगर तुम लोग, कैजुअल इनकम मतलब सट्टेबाजी, लॉटरी की इनकम, गैम्बलिंग की इनकम, अगर ऐसी इनकम से तुम लोग इनकम आ रही है, उसमें से तुम्हें रिडक्शंस नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 80C, 80C में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले देखो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बातें चलती हैं यहाँ पे। 80C इंडिविजुअल और एचयूएफ ले सकता है, ठीक है। अब रेट क्या है, 1,50,000 तक तुम्हें क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। 80C में तुम्हें क्या मिलेगी, 1,50,000 की एग्जम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि कब मिलेगी, अगर तुम लोग ये पैसा SPF RPF में ट्रांसफ़र कर दो। SPF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का नाम सुना कभी, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो आपकी अपने PF में डालते हो, ठीक है, BF नहीं बोल रहा हूँ मैं, PF बोल रहा हूँ, ठीक है। PF मतलब प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दो, तो उसमें उसमें पैसा डाला हुआ है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस में पैसा डाला हुआ है, ठीक है, फिर मैंने अपने LIC में पैसा डाला हुआ है, ठीक है, इंश्योरेंस में, यूलिप, यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रीमियम, वहाँ पे पैसा डाला हुआ है। तो अगर तुम लोग इन जगह पे पैसा डाल दोगे, मतलब अगर मैंने अपनी इनकम कमाई और मैं अपनी इनकम को इन जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को 80C में 1,50,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। अब सर ये हमें याद करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि 80C से 80U तक की तुम्हें डिडक्शन बोलेगी, सीधे सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ 80C से लेकर 82U तक की डिडक्शन बताओ। तो तुम्हें सबसे पहले डिडक्शन याद रखनी कौन सी, 80C की, कि 1,50,000 तक की एग्जम्पशन होती है, क्या होती है, 1,50,000 तक की डिडक्शंस होती हैं। 1,50,000 में कहाँ पे, मैं अगर मैं LIC में पैसा लगा रहा हूँ, मैं यूलिप्स में पैसा लगा रहा हूँ, मैं अपना कहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस में पैसा लगा रहा हूँ, SPF RPF में पैसा लगा रहा हूँ, URPF में पैसा लगा रहा हूँ, इसमें थोड़े से याद कर लेना, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स पे पैसा लगाया, ठीक है। फिर ट्यूशन फीस पे करी है, आप लोगों ने देखा होगा जब फीस कटती है ना, तो वहाँ पे एक मतलब कॉलेज की फीस कटेगी या किसी कभी भी वहाँ पे ट्यूशन फीस लिखा होता है, ट्यूशन फीस, तो उसकी एग्जाम्पशन 1,50,000 तक की होती है, ठीक है। आपकी नॉर्मल फीस जितनी मर्जी हो, आपकी ट्यूशन फीस 1,50,000 तक की आपको एग्जाम्पशन देती है, ठीक है। फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आप लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, तो ऐसी स्कीम्स में अगर पैसा लगाओगे तो 1,50,000 तक की तुम्हें एग्जाम्पशन मिल जाएगी तुम्हारे टोटल टैक्स में से, ठीक है। तो ये पहली चीज़ आती है, ठीक है। दूसरा 80CCC ट्रिपल सी, ठीक है, 80CCC। अब ट्रिपल सी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इंडिविजुअल को मिलेगी, किसको, इंडिविजुअल को, मतलब कंपनी वगैरह को किसी को नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी। और यहाँ पे भी 1,50,000 की लिमिट है तुम्हारी, ठीक है, 1,50,000 की लिमिट है। लेकिन कब, अगर तुम लोगों ने LIC में पैसा लगाया और इंश्योर टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पेंशन फंड, या तुम लोगों ने पेंशन फंड में पैसा लगाया, ठीक है, तो डिडक्शन अलाउड है अगर तुम लोगों ने अपना पैसा प्रीवियस ईयर में या तो LIC में लगाया है, या फिर तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा है पेंशन फंड का, या तो पेंशन में पैसा लगाया या तो LIC में पैसा लगाया। अगर यहाँ पे पैसा लगाओगे तो 80CCC में 1,50,000 की लिमिट तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। 80C में अलग से लिमिट ले सकते हो, 80CCC में 1,50,000 की यहाँ पे लिमिट लोगे अगर PF में पैसा लगाया तो। फिर आता है 80CCD जाएगा कोई, गया कोई, तो 80CCD की बात चल रही है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाते हो, ऊपर था पेंशन फंड में, यहाँ पे है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशन फंड लगाया हुआ है, अगर वहाँ पे पैसा लगाओगे तो 80CCD में तुम लोग क्या लोगे, एग्जाम्पशन लोगे पेंशन की, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल जो है, जो बंदा पेंशन पेंशन में पैसा डाल रहा है, वो बंदा इंडिविजुअल होना चाहिए और एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, मतलब वो बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सरकारी
मुलाजिम होना चाहिए, सरकारी बंदा होना चाहिए, जो बंदा 80 CCD में पेंशन की डिडक्शन लेगा। ठीक है भाई। फिर कितना डिडक्शन मिलेगा? 20%। कंट्रीब्यूट जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया अगर 10% और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 20%, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है तो 10% तक की डिडक्शन मिलेगी, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है तो 20% की डिडक्शन मिलेगी। इन दोनों में से जो लेस होगा उतने तक की तुम्हारी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है CCG। ठीक है, G80G बिल्कुल, इक्विटी सेविंग स्कीम। इक्विटी सेविंग स्कीम्स में अगर पैसा लगाओगे तो 80 CCG में पैसा लगाओगे तो 80 CCG में तुम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 50% ऑफ द अमाउंट और इन्वेस्टमेंट इन द 25,000। ठीक है, या तो 50% ऑफ द अमाउंट ले लोगे या 25,000 विच एवर इज लेस, तो ये वाली डिडक्शन तुम्हें लेनी पड़ेगी। फिर आता है 80D। 80D का मतलब होता है, डी से याद ना डॉक्टर, डी से क्या? डॉक्टर। डॉक्टर मतलब मेडिकल इंश्योरेंस अगर तुम लोगों ने ली है तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर तुम लोगों ने ली है ठीक है, CGHS स्टैंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर तुम लोगों ने अपना कोई चेकअप करवाया है तो वहाँ पे तुम लोगों को डिडक्शन मिलेगी। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी? अगर तुम लोगों ने पेंशन क्या कहते हैं, पेंशन कह रहा हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस ली है, HUF एंड फैमिली है, तो वहाँ पे तुम्हें 5,000 तक की एग्जम्पशन है। ठीक है, सीनियर सिटीजन है तो उसको 30,000 तक की एग्जम्पशन है, और अगर तुम लोगों ने खुद और यहाँ अपने पेरेंट्स के लिए लिए तो वो 25,000 तक की है। मतलब मेरे को अगर मैंने इंश्योरेंस करवा ली, किसकी इंश्योरेंस करवाई? हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाई और मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? तो उन्होंने बोला कि अगर तुम लोगों ने अपनी HUF हो तो तुम्हारी फैमिली के लिए मिला के 5,000 तक तुम्हें लिमिट मिलेगी, अगर अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए करिए तो 25,000 तक की तुम्हें लिमिट मिलेगी, और सीनियर सिटीजन हो तो फिर तुम्हें 30,000 तक की लिमिट मिलेगी। तो ये थी तुम्हारी डिडक्शन 80D की। सर क्या लिमिट सारी याद करनी है? बिल्कुल सारी याद करनी है। नहीं याद रहेंगी तो एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे लिखना है एज पर स्पेसिफाइड लिमिट, लेकिन जो हेडिंग्स है उनको अच्छे से लिख के आना कि 80 CCD में क्या है, 80 CCC में क्या है, तो वो सारा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर 80 डबल डी में क्या लिखा हुआ है? मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो अगर तुम लोग, ठीक है, किसका? वो भी डिपेंडेंट डिसेबल्ड विद पर्सन, मतलब कोई पर्सन है और वो डिसेबल है, अगर कोई पर्सन है वो डिसेबल है और वो डिसेबल पर्सन जो है, ठीक है, उसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मेंटेन कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन डिसेबल है और उसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तब मेरे को उस पर्सन को मेंटेन करने की क्या मिलेगी? क्या मिलेगी मेरे को? डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अब वो डिडक्शन कितनी है? 75,000, ठीक है, और 1,25,000 अगर पर्सन विद सेवरल डिसेबिलिटी है तो, मतलब नॉर्मल डिसेबल है वो पर्सन तो कितनी लिमिट मिलेगी? 75,000 की, और अगर उसको सेवरल डिसेबिलिटी है, मतलब उसको मेजर डिसेबिलिटी है, मतलब बिल्कुल, मतलब वो ज़्यादा डिसेबल है, तो उस केस में वो 1,25,000 की वो लिमिट मेरे को मिल जाएगी, इतनी डिडक्शन मिलेगी। फिर आता है 80 DDB में। ठीक है, DDB में क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में उन्होंने बोला कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेरे को कितनी डिडक्शन मिलेगी? अगर तुम लोग 60 साल से कम हो तो 60,000 की लिमिट मिलेगी। ठीक है, और अगर 60 साल से ऊपर, एक मिनट होना, अगर 60 साल से ऊपर हो इंडिविजुअल और HUF एक्चुअली इनकम फॉर 40,000 एज बिलो 60,000, अच्छा ठीक है, 40,000 की मिलेगी डिडक्शन अगर तुम लोग 60 ईयर से नीचे हो। अभी तुम लोग सारे कौन हो? 60 ईयर से नीचे। फिर 60,000 की एग्जम्पशन मिलेगी अगर 60 ईयर से ऊपर हो लेकिन 80 साल से नीचे हो, और 80 साल से ऊपर हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें मिलेगी 80,000 की लिमिट, मतलब 40, 60 और 80, ये याद रखो, 40, 60 और 80। 40,000 की मिलेगी अगर 60 साल से नीचे हो, 60 से 80 तक हो तो मिलेगी कितने की? 60,000 की, और अगर 60,000, अगर 80 साल से ऊपर हो फिर 80,000 की। ठीक है, तो इतनी लिमिट मिलेगी तुम्हें, किसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट करवानी है तुम्हें, ठीक है, तो कुछ नोटिफाइड डिसीज है, अगर नोटिफाइड डिसीज का इलाज करवा रहे हो तो इतनी डिडक्शन तुम लोग क्लेम कर सकते हो। ठीक है, फिर 80E आता है। ई मतलब एजुकेशन। क्या मतलब? एजुकेशन। अगर हायर स्टडीज़ करने के लिए तुम लोगों ने लोन लिया है, उस लोन के ऊपर का इंटरेस्ट तुम्हें माफ़ हो जाएगा। माफ़ हो जाएगा मतलब उस इंटरेस्ट की अमाउंट जितनी तुम लोग पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन तुम लोग क्लेम कर सकते हो अपने टोटल टैक्स में से। ठीक है, ठीक है, और लोन लिया था मैंने, प्रीवियस ईयर में लोन लिया था, और किसके लिए लिया था? हायर स्टडीज़ के लिए लिया था। किसके लिए वो लिया था? हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, फिर 80G। जी से याद रखना गॉड। गॉड मतलब चैरिटेबल काम कर रहे हो तुम लोग सॉरी, तो चैरिटेबल काम कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो या डोनेशन कर रहे हो किसी स्पेसिफाइड फंड को या सर्टन फंड्स को, वहाँ पे तुम्हें 80G की क्या मिल जाएगी?
डिडक्शन मिल जाएगी, सारे एसएससीज को मिलेगी, ठीक है, सारे एसएससीज को, मतलब ये एओपी बीओआई सभी को लिए, सभी के लिए एटीजी मतलब डोनेशन जो भी करेगा, कोई भी पर्सन अगर डोनेशन करेगा तो उसको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अब वो डिडक्शन कहाँ कहाँ करनी है, अगर तो तुम लोग इन एरियाज में करोगे तो तुम्हें कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना तुम लोग दान करोगे वो सारा का सारा दान जितना तुम लोगों ने दिया होगा उतनी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर इन जगहों पे करोगे तो तुम्हें लिमिट बताई गई है कि इस लिमिट से ज़्यादा तुम दान करोगे उसकी हम लोग डिडक्शन नहीं देंगे, यहाँ तक की डिडक्शन, मतलब यहाँ पे लिमिट बताई गई है और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। दो तीन याद रख लेना, जैसे चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड में पैसा डाला, प्राइम मिनिस्टर के नेशनल रिलीफ में फंड डाला, ठीक है, तो दो रिलीफ वाले हैं, एक तो पीएम का नेशनल रिलीफ फंड है, एक सीएम का नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक है। फिर नेशनल चिल्ड्रन फंड में पैसा डाला, ठीक है, या नेशनल स्पोर्ट्स फंड में पैसा डाला, बस ये चार याद कर लो बहुत है। यहाँ पे पैसा डालोगे तो कोई भी तरीके की तुम्हें लिमिट नहीं दी गई, मतलब जितना पैसा डालोगे उतने की तुम्हें क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। लेकिन यहाँ पे तुम्हें लिमिट दी गई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को तुम लोग पैसा दोगे, ठीक है, उसमें कोई फंड में पैसा डालते हो, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस में डालते हो, ठीक है, या फिर लोकल अथॉरिटी में पैसा डालते हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पैसा डालते हो, तो अगर यहाँ पे तुम लोग पैसा डालते हो तो लिमिट गवर्नमेंट हर बार स्पेसिफाइड करती है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर तुम लोग पैसा डालोगे तो उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, उससे कम पैसे की डिडक्शन तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि स्पेसिफाइड डोनेशंस है, ठीक है, यहाँ पे पैसा डालोगे बस, ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में ये उन्होंने बताया कि किस तरीके से तुम्हें मिलेगी। सबसे पहले ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी तुम्हारी, उसमें से लॉन्ग टर्म में से तुम्हें पता है तुम्हें लॉन्ग टर्म में से कोई भी तरीके की डिडक्शन नहीं मिलती, सारे ऑल प्रीवियस एटीसी की डिडक्शन पहले लेस कर दो, शॉर्ट टर्म में से भी तुम्हें कोई भी तरीके की डिडक्शन नहीं मिलती, और रिबेट वाली इनकम में से भी कोई भी डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलती। समझ लग गया। तो ये सारे तरीके से तुम लोग क्या करते हो, अपना टैक्स कैलकुलेट करते हो। तो पहले इनकम निकालो, इनकम में से सारी के सारे जो लॉन्ग टर्म है उसको हटा दो क्योंकि उसमें से तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर कैजुअल इनकम को भी हटा दो और रिबेट वाली इनकम को हटा के फिर जो इनकम तुम्हारी बचेगी उसके ऊपर तुम्हें क्या मिलेगी, रिबेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 80C से लेके 80U। आई नो बोरिंग है, बोरिंग इसलिए क्योंकि बेटा लिमिट है, इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ बताओ, ठीक है, इसमें मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो यही है कि जो लिमिट्स है उसको तो बार बार तुम्हें याद करना पड़ेगा। एटीसी फिर से ऊपर से बता देता हूँ, एटीसी जितना इन्वेस्ट करोगे इन जगह पे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। कितनी, 1.5 लाख की डिडक्शन है यहाँ पे, पीएफ में डालोगे, क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में डालोगे या फिर यूलिप में डालोगे, ठीक है, फिर कन्या समृद्धि स्कीम है वहाँ पे पैसा डालोगे, तो यहाँ पे अगर पैसा डालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। ट्रिपल सी में क्या बोला गया, अगर एलआईसी में पैसा डालोगे, वो भी कब, अगर तुम लोगों ने पेंशन में पैसा डाला या फिर एलआईसी में पैसा डाला है तब तुम्हें 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। सीसीडी में क्या बोला था, डी से क्या था, सीसीडी में कि अगर तुम लोग नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहे हो, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि तुम लोग उनके एम्प्लॉइज और तुम लोग पैसा डाल रहे हो, तब तुम्हें क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिलेगी, या तो 10% ऑफ द सैलरी या तो 20% ऑफ सैलरी। सीसीजी जी में क्या था कि तुम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इक्विटी सेविंग स्कीम्स में, तो वहाँ पे तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी 50% ऑफ द अमाउंट या 25,000 तक की। डी में क्या था, डी से डॉक्टर था, डी से डॉक्टर मतलब कि तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस में अगर तुम लोग पैसा डाल दोगे तो वहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम लोग 60 साल से नीचे हो तो 40,000, 60 साल से 80 साल तक को तो तुम्हें कितनी मिलेगी, 80 कितनी थी, 60,000, हाँ, और 80 से ऊपर तो फिर 80,000 की तुम्हें डिडक्शन मिली। फिर डीडी था, डीडी मतलब अगर तुम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो तो तब भी तुम्हें मिल जाती है, ठीक है। किसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा, दो चीज़ें थी यहाँ पे, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो या मेंटेनेंस का कोई खर्चा ले रहे हो, किसका, जो बंदा डिसेबल है, डीडी मतलब डिसेबल है कोई पर्सन, तो वहाँ पे उसकी एग्जाम्पशन मिलती है, या तो 75,000 या तो 1,25,000, 75,000 नॉर्मल केसेस में, 1,25,000 अगर वो बंदा ज़्यादा सेवरल डिसेबल है तो। फिर डीडीबी में क्या बोला था उन्होंने, डीडीबी में मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा बोला था। ई में क्या बोला था, अगर एजुकेशन लोन है उसका इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। फिर जी में क्या बोला था उन्होंने कि जी मतलब गोल्ड डोनेशन करोगे जितना भी ज़्यादा उतना तुम्हें मिलेगा, लेकिन जी वाला सभी के लिए था। और जी में उन्होंने ये बोला था कि प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के फंड में, चीफ मिनिस्टर के फंड में, नेशनल स्पोर्ट्स में, यहाँ पे पैसा डालोगे तो जितना पैसा डालोगे सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, मतलब वहाँ पे सारा का सारा डिडक्ट हो जाएगा, तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। और लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई करिए कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, लोकल अथॉरिटी को दिया है, इनको पैसा दिया है, तो इन जगह पे जितनी स्पेसिफाइड लिमिट है उससे ज़्यादा की डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगी। तो ये सारा था तुम्हें तुम्हारे दो क्वेश्चन जो डी पार्ट में, मेरे को लगता है एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा, या तो पूछेंगे तुम्हें कि डिडक्शन बता दो या सीधा पूछेंगे टीडीएस के बारे में, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तो दोनों आगे तो फिर तो बोनस है तुम्हारा कि दोनों यहीं से उठाना, ठीक है बेटा।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे समझाने वाला कुछ था नहीं ऐसा, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं याद कर, TDS वाला था जो समझने वाला था, यहाँ पे तो सिर्फ लिमिट्स हैं, ठीक है ना। तो कोई चीज़ें होती हैं रफली। अब बाकी का जो ए पार्ट है उसमें मैंने आपको लोगों को करवा दिया क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन बचा होगा तो मैं करवा दूंगा। और इसमें डी पार्ट में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा दिए और डी पार्ट भी आपका मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा सी और बी पार्ट। बच्चे जो सी पार्ट है उसमें मैं देखूंगा कि अगर क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल, ज़्यादातर कैपिटल गेन में से न्यूमेरिकल पूछते हैं वो लोग, ठीक है, और न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग न्यूमेरिकल ट्राई करना। बाकी दोनों के लिए जो भी क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में वो लेके मैं इसको कवर अप करूँगा। और इतनी थ्योरी आप लोग अगर पढ़ के जाओगे तो तब भी एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब आप लोग लिख पाओगे, मतलब इतना बन जाएगा तुम लोग को, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो।